हम्म तो हम अक्सर शीशे में खुद को देखते हैं और सोचते हैं कि यार हमें गुस्सा बिल्कुल अपनी माँ जैसा क्यों आता है, या हमारी नाक हमारे दादाजी पे क्यों गई हाँ बिल्कुल, ये बहुत आम बात है। है ना? हाँ। हम अक्सर इन चीज़ों को बस एक इत्तेफाक मान लेते हैं या परिवार में हंसी मजाक का हिस्सा बना देते हैं। लेकिन अगर हम विज्ञान की गहराइयों में उतरें तो पता चलता है कि इसके पीछे अरबों साल पुरानी एक बहुत ही सख्त बायोलॉजिकल स्क्रिप्ट काम कर रही है। एकदम सही कहा आपने। तो आज की हमारी इस चर्चा में हम उन तमाम लेखों, मनोवैज्ञानिक रिसर्च और जीव विज्ञान के पन्नों को खंगालने वाले हैं जो हेरिडिटी और वेलकम एनवायरनमेंट, टू मंजिल मतलब विद अंसारी। वंशानुक्रम हाँ। और यही आपकी वातावरण मंजिल, के इस बड़े मंजिल विद रहस्य पर अंसारी से के साथ। पर्दा उठाते हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इंसान आखिर कैसे बनता है और क्यों बनता है। वर्थ ने एक बहुत ही गहरी बात कही है। उनके मुताबिक एक बच्चे की जड़ें जन्म के समय नहीं, बल्कि गर्भधारण यानी कंसेप्शन के समय से ही मौजूद होती हैं। वाव, ये तो बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। मतलब जब एक बच्चा पहली बार दुनिया में आंखें खोलता है और सांस लेता है, तब तक उसके जीवन के बहुत सारे अहम फैसले पहले ही लिए जा चुके होते हैं। जी बिल्कुल। मतलब उसकी लंबाई कितनी होगी, उसकी आंखों का रंग क्या होगा, ये सब पहले से ही उस जैविक स्क्रिप्ट में लिखा जा चुका है। हाँ, और इसी विचार को बीएन झा जैसे विचारकों ने भी आगे बढ़ाया है। उनका मानना है कि वंशानुक्रम जन्मजात वैयक्तिक गुणों का योग है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हेरिडिटी कोई ऐसी चीज नहीं है जो रोज बदलती रहे। हाँ, वो तो है। ये एक एकदम स्थिर या स्टैटिक अवधारणा है। इसे प्रकृति का एक अटल नियम समझिए कि शेर का बच्चा शेर ही होता है और आम के पेड़ पर आम ही लगते हैं। जो नींव पड़ गई सो पड़ गई। लेकिन मुझे यहाँ एक बात समझनी है। हम नींव और जड़ों की बात तो कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इसे एकदम सूक्ष्म स्तर पर यानी सेलुलर लेवल पे देखें तो ये पूरी प्रक्रिया शुरू कैसे होती है? मैं बताता हूँ। क्या जीवन की शुरुआत बहुत सारी कोशिकाओं के एक साथ जुड़ने से होती है? क्योंकि जब हम एक इंसान को देखते हैं तो उसमें तो खरबों कोशिकाएं होती हैं। अरे नहीं, ये एक बहुत ही आम भ्रांति है। लोगों को लगता है कि जीवन का निर्माण लाखों कोशिकाओं से होता है, लेकिन विज्ञान हमें बताता है कि यह सब सिर्फ और सिर्फ एक अकेली कोशिका से शुरू होता है। सिर्फ एक सेल से? सच में? जी हाँ। जब पिता का स्पर्म और माता का ओवम आपस में मिलते हैं तो वे जुड़कर एक सिंगल सेल बनाते हैं जिसे जाइगोट कहा जाता है। अच्छा, हाँ। इसे याद रखने के लिए मैंने स्रोतों में एक बहुत ही आसान सा फॉर्मूला देखा था। S+O=Z। मतलब स्पर्म प्लस ओवम = जाइगोट। बिल्कुल। मतलब जैसे जैसे पानी और चीनी मिलकर शरबत का एक नया रूप ले लेते हैं, वैसे ही ये दोनों मिलकर जीवन की वो पहली ईंट बनाते हैं। हाँ, ये एकदम सटीक तुलना है। और असली जादू इस जाइगोट के अंदर होता है। इस एक अकेली कोशिका के केंद्र में यानी न्यूक्लियस में धागे जैसी कुछ कुछ बेहद सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं। इन्हें हम क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहते हैं। अच्छा, ये क्रोमोसोम ही वो तिजोरी हैं जिनमें हमारी पूरी आनुवांशिक जानकारी बंद होती है। क्रोमोसोम्स। इनके नंबर को लेकर भी एक बहुत ही मजेदार बात मुझे याद आ रही है। एक सामान्य इंसान में कुल 46 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन ये कभी अकेले नहीं रहते, ये हमेशा जोड़े में होते हैं। जी बिल्कुल, जोड़े में। जैसे हम जूते हमेशा जोड़े में खरीदते हैं ना, 23 माता से आते हैं और 23 पिता से। हाँ। मैंने इसे याद रखने के लिए बचपन में एक राइम सुनी थी, 23 का जोड़ा 46 का घोड़ा। अरे वाह, क्या बात है। तो अगर कोई पूछे कि जोड़े कितने हैं तो 23 और कुल कितने हैं तो 46। ये याद रखने का एक बेहतरीन तरीका है। हम्म। अब इन 23 जोड़ों में से जो पहले 22 जोड़े होते हैं वे तो शरीर की बाकी बनावट तय करते हैं, लेकिन जो 23वां जोड़ा होता है जिसे सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है वो सबसे ज्यादा अहम है। वो क्या तय करता है? ये जोड़ा ही ये तय करता है कि जन्म लेने वाला बच्चा जैविक रूप से नर होगा या मादा। और यहीं पर मुझे लगता है कि विज्ञान और हमारे समाज की पुरानी सोच के बीच एक बहुत बड़ा टकराव है। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो हमारे समाज में बच्चे के लिंग के लिए हमेशा माता को जिम्मेदार ठहराया जाता रहा है। हाँ, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कई बार तो इसके लिए महिलाओं को प्रताड़ित तक किया जाता है। क्या विज्ञान के नजरिए से इसमें रत्ती भर भी सच्चाई है? ओह, बिल्कुल भी नहीं। विज्ञान के नजरिए से ये धारणा पूरी तरह से बेतुकी और गलत है। देखिए, इसे ऐसे समझिए, माता के पास जो 23वां जोड़ा होता है वो XX होता है। विज्ञान की भाषा में इसे होमोगेमेटिक कहते हैं। अच्छा। इसका मतलब है कि माता के पास बच्चे को देने के लिए केवल X क्रोमोसोम ही है
उनके पास कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। और पिता के पास? पिता के पास जो जोड़ा होता है वो XY होता है, जिसे हेटेरोगैमेटिक कहते हैं। जरा रुकिए, इसे थोड़ा और साफ करते हैं। इसका मतलब है कि माता तो हर हाल में सिर्फ X ही देगी। अगर पिता की तरफ से भी X आता है तो XX बन जाएगा और लड़की पैदा होगी। बिल्कुल। लेकिन अगर पिता की तरफ से Y क्रोमोसोम आता है तो XY का जोड़ा बनेगा और लड़का पैदा होगा। मतलब तकनीकी रूप से लिंग निर्धारण 100% पिता के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। एकदम सही। पिता का Y क्रोमोसोम ही वो स्विच है जो मेल डेवलपमेंट यानी नर के विकास की प्रक्रिया को शुरू करता है। माता का इसमें कोई चुनाव या नियंत्रण नहीं होता। ये तो एक ऐसा तथ्य है जो हर किसी को पता होना ही चाहिए। मैंने इसे दिमाग में बैठाने के लिए एक छोटी सी तुकबंदी सोच ली है। Y आया तो बॉयल आया। ये बहुत अच्छी ट्रिक है ना? केवल पिता के पास ही Y है तो वही लड़के के जन्म का कारण है। खैर, क्रोमोसोम के इस गणित को समझने के बाद मुझे एक और चीज परेशान कर रही है। वो क्या? क्रोमोसोम तो बस धागे जैसी संरचनाएं हैं। इनके अंदर ऐसा क्या है जो ये तय करता है कि मेरी आंखें भूरी होंगी या काली? यहीं पर जीन्स की एंट्री होती है। मनोवैज्ञानिक एनिल मुन का जिक्र हमारे स्रोतों में आता है। मुन समझाते हैं कि जीन्स असल में रासायनिक पैकेट होते हैं जो इन क्रोमोसोम रूपी धागों पर मोतियों की तरह चिपके होते हैं। अच्छा। और ये डीएनए से बने होते हैं। मुझे यहाँ एक एनालॉजी इस्तेमाल करने दीजिए। क्या हम क्रोमोसोम को एक बहुत बड़ी कुकबुक या रेसिपी की किताब मान सकते हैं? हाँ, बिल्कुल मान सकते हैं। और उस किताब के अंदर जो अलग अलग रेसिपीज लिखी हैं, जैसे बालों का रंग कैसे पकाना है, लंबाई कितनी रखनी है, क्या वे रेसिपीज ही जीन्स हैं? ये एक बहुत ही शानदार एनालॉजी है। बिल्कुल, जीन्स वो सटीक निर्देश या रेसिपीज हैं जो शरीर को बताती हैं कि क्या बनाना है और कैसे बनाना है। लेकिन इन रेसिपीज में हमें विरासत में मिलता क्या है? क्या सिर्फ हमारी शारीरिक बनावट? स्रोतों में एक PMF स्कीम का जिक्र है जो आनुवांशिक विशेषताओं को 3 हिस्सों में बांटती है। हाँ, P से फिजिकल, M से मेंटल और F से फंक्शनल। तो ये काम कैसे करते हैं? देखिए, शारीरिक या फिजिकल विशेषताएं तो स्पष्ट हैं, जैसे इंसान की लंबाई, शरीर का ढांचा या आंखों का रंग। मानसिक विशेषताओं में हमारी बुद्धि का स्तर और हमारा मूल स्वभाव आता है। ठीक है, ये दोनों तो समझ आ गए। लेकिन जो तीसरा हिस्सा है, फंक्शनल या क्रियात्मक विशेषताएं, वो विज्ञान के नजरिए से सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। क्रियात्मक, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब क्या हम काम करने का तरीका भी विरासत में पाते हैं? इसका मतलब शरीर की अंदरूनी कार्यप्रणाली से है। उदाहरण के लिए हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा, ये हमारी हेरिडिटी तय करती है। और इससे भी बड़ी बात, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी हमारी इम्यूनिटी भी बहुत हद तक हमारे जीन से तय होती है। 1 मिनट, सच में? ये तो सच में चौंकाने वाला है। मुझे तो हमेशा लगता था कि हमारी इम्यूनिटी सिर्फ इस बात पे निर्भर करती है कि हम कितना अच्छा खाना खाते हैं या कितनी कसरत करते हैं। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। मतलब हमारा शरीर बीमारियों से कैसे लड़ेगा, ये रेसिपी भी उसी कुकबुक में पहले से लिखी हुई है। बिल्कुल। आपका शरीर कौन से एंटीबॉडीज बनाएगा और बाहरी संक्रमण पर कैसे रिएक्ट करेगा, इसके बुनियादी निर्देश आपके डीएनए में लिखे होते हैं। बाहरी खानपान उसे बस मजबूत कर सकता है। वाओ, ये तो एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। लेकिन अब सोचिए, अगर ये क्रोमोसोम की पूरी कुकबुक है और जीन्स उसकी रेसिपीज हैं, तो क्या होगा अगर इस कुकबुक के पन्ने फटे हुए हों? तो गड़बड़ हो जाएगी। वही तो। या मान लीजिए किसी रेसिपी में नमक की जगह चीनी लिख दी गई हो। मेरा मतलब है, अगर इस आनुवांशिक प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी आ जाए तो क्या होता है? ओह, जब इस सूक्ष्म स्तर पर कोई टाइपो या त्रुटि होती है ना, तो इंसान जन्मजात बीमारियों का शिकार हो जाता है। जीव विज्ञान में इन्हें मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में बांटा जाता है। वो 2 श्रेणियां कौन सी हैं? क्रोमोसोमीय विकार और मेंडलीय विकार। अरे हाँ, इसे याद रखने के लिए मुझे एक बहुत ही मजेदार ट्रिक याद आ रही है। सीएम साहब की बीमारी। C से क्रोमोसोमल और M से मेंडलियन। हाँ, ये बहुत बढ़िया तरीका है याद रखने का। चलिए, पहले C यानी क्रोमोसोमल विकारों को समझते हैं। इसका मतलब है कि पूरी कुकबुक में पन्नों की संख्या ही गलत हो गई है। सही है? एकदम सही। जब कोशिका का विभाजन होता है तो कभी-कभी क्रोमोसोम सही से अलग नहीं हो पाते। इसकी वजह से बच्चे में 46 की जगह 45 या 47 क्रोमोसोम आ जाते हैं। इसकी कुछ उदाहरण है क्या? इसका सबसे जाना माना उदाहरण है डाउन सिंड्रोम। इसमें 21वें जोड़े के क्रोमोसोम अलग नहीं हो पाते और एक अतिरिक्त क्रोमोसोम आ जाता है। 21वां जोड़ा? इसे याद रखने का मैंने एक तरीका निकाला है। आजकल की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में
लोग 21 साल की उम्र में ही तनाव से डाउन महसूस करने लगते हैं। तो 21 साल और डाउन सिंड्रोम, लेकिन इसका असर क्या होता है? एक अतिरिक्त क्रोमोसोम पूरे शरीर के विकास के संतुलन को बिगाड़ देता है। इससे बच्चे का कद छोटा रह जाता है, चेहरा थोड़ा चपटा होता है और मानसिक विकास धीमा होता है। ओह, ये तो काफी मुश्किल स्थिति है। हाँ, इसके अलावा एक और विकार है टर्नर सिंड्रोम, जो केवल महिलाओं में होता है। इसमें क्या होता है? क्या इसमें भी कोई क्रोमोसोम बढ़ जाता है? नहीं, इसमें एक घट जाता है। एक महिला को पूर्ण विकास के लिए 2 एक्स क्रोमोसोम चाहिए, लेकिन टर्नर सिंड्रोम में एक एक्स गायब होता है, जिसे XO स्थिति कहते हैं, यानी कुल 45 क्रोमोसोम रह जाते हैं। अच्छा, इसे हम ऐसे याद रख सकते हैं, लड़की टर्न हो गई और जल्दबाजी में एक एक्स भूल गई। चूंकि एक एक्स गायब है तो निश्चित रूप से महिला का शारीरिक विकास प्रभावित होता होगा। हाँ, एक एक्स के अभाव में अंडाशय पूरी तरह विकसित नहीं हो पाते, जिससे बांझपन हो सकता है और शरीर का कद भी छोटा रह जाता है। और इसका ठीक उल्टा होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में, जो केवल पुरुषों में होता है। पुरुषों में उल्टा कैसे? मतलब क्या उनके XY के साथ कुछ जुड़ जाता है? बिल्कुल, उनके XY जोड़े में एक अतिरिक्त महिला क्रोमोसोम X आकर जुड़ जाता है, जिससे स्थिति XXY हो जाती है। कुल 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। इसकी भी एक मजेदार ट्रिक बन सकती है। पुरुष में एक्स्ट्रा लाइन आ गई। क्लाइनफेल्टर में जो लाइन शब्द है वो उस एक्स्ट्रा एक्स की याद दिलाता है। काफी क्रिएटिव हैं आप। शुक्रिया। अब चूंकि पुरुष के पास एक अतिरिक्त महिला क्रोमोसोम आ गया है, तो क्या उसके शरीर में महिलाओं वाले लक्षण दिखने लगते हैं? सही पकड़ा आपने। विज्ञान में से गायनिकोमेस्टिया कहते हैं, जहां पुरुषों में महिलाओं जैसे शारीरिक लक्षण विकसित होने लगते हैं। ये तो हो गई क्रोमोसोम की संख्या की बात, मतलब कुक बुक के पन्ने कम या ज्यादा होना। अब M की बात करते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर। हाँ, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। इसका मतलब है कि पन्ने तो 46 ही हैं, लेकिन उन पन्नों पर जो जो रेसिपियां या जीन्स लिखे हैं उनमें कोई भयानक टाइपो या खराबी आ गई है ना? बिल्कुल। और इसका सबसे मशहूर उदाहरण है हीमोफीलिया, जिसे स्रोतों में रॉयल डिजीज भी कहा गया है, क्योंकि ये इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के शाही परिवार में पाया गया था। हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। इसमें शरीर की खून का थक्का जमाने वाली रेसिपी खराब हो जाती है। मतलब अगर किसी को छोटी सी खरोच भी लग जाए तो खून बहना रुकता नहीं है। हाँ, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। लेकिन इसमें एक बहुत ही अजीब पैटर्न है। क्या ये सच है कि ये बीमारी महिलाओं और पुरुषों को अलग-अलग तरीके से प्रभावित करती है? ओह, ये आनुवंशिकी के सबसे क्रूर नियमों में से एक है। हीमोफीलिया एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव बीमारी है। इसका मतलब है कि बीमारी पैदा करने वाला खराब जीन एक्स क्रोमोसोम पर बैठा होता है। अच्छा, तो इससे फर्क क्या पड़ता है? अब सोचिए, महिलाओं के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। अगर उनके एक एक्स पर खराब जीन आ भी जाए तो उनका दूसरा स्वस्थ एक्स क्रोमोसोम बैकअप का काम करता है और बीमारी को दबा देता है। इसलिए महिलाएं अक्सर केवल इसकी वाहक या कैरियर होती हैं। ओह, मैं समझ गई। मतलब उनके अंदर बीमारी होती है पर वो खुद बीमार नहीं पड़ती। लेकिन पुरुषों के पास तो सिर्फ एक ही एक्स होता है और दूसरा तो वाई होता है। बिल्कुल, पुरुषों के पास कोई बैकअप एक्स नहीं है। अगर उनके इकलौते एक्स क्रोमोसोम पर वो खराब जीन आ गया तो वे सीधे बीमारी का शिकार हो जाते हैं। बाप रे, ये तो बहुत अनफेयर है ना? इसीलिए इस बीमारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का काम महिलाएं करती हैं, लेकिन इसकी सबसे भारी कीमत पुरुषों को चुकानी पड़ती है। ये प्रकृति का कितना हैरान करने वाला मैकेनिज्म है। एक और ऐसी बीमारी है वर्णांधता, यानी कलर ब्लाइंडनेस, जिसमें इंसान लाल और हरे रंग में फर्क नहीं कर पाता। हाँ, इसे कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। इसे हम ट्रैफिक लाइट प्रॉब्लम कह सकते हैं। स्रोतों में एक बहुत ही रोचक बात लिखी है कि फेसबुक के संस्थापक मार्क ज़करबर्ग को यही कलर ब्लाइंडनेस है और इसी वजह से फेसबुक का डिजाइन और लोगो नीला रखा गया था, क्योंकि नीला रंग उन्हें एकदम साफ दिखता है। ये इस बात का क्लासिक उदाहरण है कि कैसे आपके डीएनए में हुआ एक छोटा सा बदलाव दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के डिजाइन को तय कर सकता है। वाह, सच में। और हीमोफीलिया की तरह ये बीमारी भी लगभग 8% पुरुषों को होती है, जबकि महिलाओं में ये 1% से भी कम पाई जाती है, क्योंकि यहाँ भी वही बैकअप नियम लागू होता है। बीमारियों और विकारों से थोड़ा बाहर निकलते हैं। अगर हम पीढ़ियों के विकास को एक बड़े नजरिए से देखें तो इतिहास में विज्ञान के कई दिग्गजों ने इस पर अपनी थ्योरीज दी हैं। हाँ, कई सिद्धांत हैं। मेरे दिमाग में एक बड़ा ही अजीब सवाल आ रहा है।
मान लीजिए एक महिला ब्यूटी पार्लर जाती है और अपने सीधे बालों को घुंघराला करवा लेती है, तो क्या उसके पैदा होने वाले बच्चे के बाल जन्म से घुंघराले होंगे? क्या हमारे जीवन के अनुभव अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं? ये सवाल विज्ञान जगत में लंबे समय तक एक बड़ी बहस का मुद्दा रहा है। इसका सबसे स्पष्ट उत्तर हमें वैज्ञानिक बीजमैन के जर्म प्लाज्म यानी बीजकोश की निरंतरता सिद्धांत से मिलता है। अच्छा, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने इसे साबित करने के लिए एक प्रयोग किया। उन्होंने चूहों की पूंछ काटी और उन्हें प्रजनन करने दिया। उन्होंने ऐसा 1 या 2 नहीं बल्कि लगातार 25 पीढ़ियों तक किया। 25 पीढ़ियों तक चूहों की पूंछ काटी? बाप रे! तो क्या 26वीं पीढ़ी में कोई बिना पूंछ वाला चूहा पैदा हुआ? बिल्कुल नहीं। 26वीं पीढ़ी के चूहों की भी पूंछ उतनी ही लंबी थी। वीजमैन ने समझाया कि ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने कहा कि शरीर में 2 तरह की कोशिकाएं होती हैं। कौन कौन सी? एक सोमैटिक सेल्स जो हमारे शरीर का ढांचा बनाती हैं और दूसरी जर्म सेल्स जो अगली पीढ़ी का निर्माण करती हैं। अच्छा। तो जब हम बाल घुंघराले कराते हैं या चूहे की पूंछ काटते हैं तो बदलाव सिर्फ सोमैटिक कोशिकाओं में होता है। जनन कोशिकाओं की तिजोरी एकदम सुरक्षित रहती है। एकदम सही। जो गुण हम बाहर से अर्जित करते हैं वे हमारे डीएनए की रेसिपी को नहीं बदल सकते। जनन कोशिकाएं पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर चलती रहती हैं। मैंने खुद को ये याद दिलाने के लिए एक मजाकिया पंचलाइन सोची है। वाइस मैन मतलब बीज मैन जानता है कि अपना बीज कैसे बचा कर रखना है। हाँ, बढ़िया है। इसके अलावा विकास के सफर में फ्रांसिस गाल्टन का बायोमेट्री का सिद्धांत भी बहुत दिलचस्प है। उनका कहना है कि हमारे अंदर जो गुण है वे सिर्फ हमारे माता पिता की देन नहीं है। हाँ, गाल्टन ने एक गणितीय दृष्टिकोण पेश किया। वे कहते हैं कि बच्चे में आधे गुण माता पिता से आते हैं, 1/4 दादा दादी से और 1/8 परदादा परदादी से। मतलब गाल्टन माने कैलकुलेशंस। जहां भी 1/2 या 1/4 वाला फ्रैक्शन दिखे समझ जाइए वो गाल्टन है। लेकिन इसके पीछे का विज्ञान क्या है? ये आधा आधा क्यों हो रहा है? इसके पीछे मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया है। जब शुक्राणु या अंडाणु बनते हैं तो वे अपने क्रोमोसोम की संख्या आधी कर देते हैं। इसी तरह हर पीढ़ी में पिछले वंशजों के क्रोमोसोम का हिस्सा आधा आधा बढ़ता जाता है। क्या बात है। और जब इवोल्यूशन या विकास की बात हो रही हो तो चार्ल्स डार्विन को कैसे भूल सकते हैं? उनका सिद्धांत है प्राकृतिक चयन या नेचुरल सिलेक्शन। बिल्कुल। डार्विन का सीधा सा फंडा है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसे जिराफ के उदाहरण से बहुत अच्छे से समझाया जाता है। हाँ, वो छोटी गर्दन वाले जिराफ की कहानी ना। हाँ, डार्विन का तर्क था कि एक समय में शायद जिराफों की गर्दन छोटी हुआ करती होगी, लेकिन जब नीचे की पत्तियां खत्म हो गईं तो जीवन के लिए संघर्ष शुरू हुआ। बिल्कुल। प्रकृति ने केवल उन्हें चुना जिनकी गर्दन थोड़ी सी लंबी थी, क्योंकि वे ऊंचे पेड़ों से खाना खा सकते थे। बिल्कुल। और पीढ़ियों तक चलने वाले इस धीमे संघर्ष के कारण उनकी गर्दन लंबी होती चली गई। इसकी भी एक फनी ट्रिक है मेरे पास। डर विन। जो डर और संघर्ष का सामना करेगा वही विन करेगा। ये बहुत ही बढ़िया तरीका याद रखने का। लेकिन डार्विन का ये विकास बहुत धीमा और क्रमिक था। इसके एकदम उलट एक और सिद्धांत है ह्यूगो डी व्रीज का उत्परिवर्तन या म्यूटेशन थ्योरी। हाँ, डी व्रीज का कहना था कि विकास हमेशा कछुए की चाल से नहीं होता। कभी-कभी जीन्स की संरचना या क्रोमोसोम की व्यवस्था में रातों रात या अचानक कोई बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है, जिसे म्यूटेशन कहते हैं, है ना? हाँ, और इस अचानक आए बदलाव से एकदम नई प्रजाति जन्म ले सकती है। इसे समझने के लिए मैं हमेशा एक्स-मेन हॉलीवुड मूवीज का उदाहरण देती हूँ। उस फिल्म में जो सुपर हीरो हैं उन्हें म्यूटेंट्स कहा जाता है। हाँ, वो एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। उनके अंदर पीढ़ियों से कोई धीमा विकास नहीं हुआ, बल्कि उनके डीएनए में एक सडन या अचानक होने वाला म्यूटेशन हुआ जिसने उन्हें लेजर आंखें या हवा में उड़ने की शक्ति दे दी। तो म्यूटेशन का मतलब है अचानक होने वाला बड़ा बदलाव। ये तुलना ऐसे समझने के लिए एकदम सटीक है। अब जब हमने जाइगोट से लेकर जीन्स, बीमारियों और म्यूटेशन तक ये पूरी यात्रा तय कर ली है, तो हमें मनोविज्ञान की उस सबसे बड़ी बहस पर आना होगा जो सदियों से विज्ञान को 2 हिस्सों में बांटती आई है। नेचर वर्सेस नर्चर, है ना? प्रकृति बनाम पोषण। ये तो सबसे शानदार डिबेट है। बिल्कुल। क्या एक इंसान के बनने में उसकी हेरिडिटी यानी नेचर का ज्यादा रोल है या उसके आसपास के वातावरण यानी नर्चर का? मैं इसे हमेशा एक बीज और मिट्टी के उदाहरण से समझती हूँ। कैसे भला? मान लीजिए हमारी आनुवांशिकी, हमारे जीन्स एक बीज है और हमारा वातावरण वो मिट्टी, पानी और धूप है। अब आपका बीज
कितना भी उच्च गुणवत्ता वाला क्यों ना हो, अगर उसे सही मिट्टी या पानी नहीं मिलेगा तो वो पेड़ कभी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाएगा। इस उदाहरण ने इस पूरी बहस को बहुत खूबसूरती से समेट दिया है। विज्ञान का निष्कर्ष भी यही है कि नेचर हमारी सीमाएं तय करती है, ये फिक्स है, स्थिर है। मतलब ये बदल नहीं सकता। जी, आपका डीएनए ये तय कर देता है कि आप अधिकतम कितनी ऊंचाई तक जा सकते हैं या आपकी बौद्धिक क्षमता की आखिरी सीमा क्या होगी। लेकिन नर्चर ये तय करता है कि आप वास्तव में उस सीमा के भीतर कितना विकास कर पाते हैं, जो कि हमेशा परिवर्तनशील होता है। बिल्कुल, वातावरण हमेशा डायनेमिक होता है। और सबसे अहम बात यह है कि इन दोनों का संबंध आपस में जुड़ने वाला नहीं है, बल्कि गुणा होने वाला है। ये नेचर प्लस नर्चर नहीं है, ये नेचर मल्टीप्लाइड बाय नर्चर है, गुणात्मक है। एकदम सही बात है। अगर बीज 10 नंबर का है लेकिन मिट्टी 0 है तो 10 गुणा 0 बराबर 0 ही होगा। इंसान का विकास इन दोनों के आपस में होने वाली निरंतर अंतरक्रिया का ही परिणाम है। ट्रिक भी यही है, नेचर नियत है और नर्चर न्यूट्रिशन की तरह बदलता रहता है। बिल्कुल सही। इंसान कोई ऐसी मशीन नहीं है जो माता पिता की फैक्ट्री से बनकर बस वैसी की वैसी बाहर आ गई हो। एक सिंगल सेल जाइगोट से शुरू होकर बाहरी दुनिया की मिट्टी और धूप तक हमारा जीवन एक बेहद जटिल और खूबसूरत प्रक्रिया का नतीजा है। सच में हम सिर्फ अपनी नेचर के गुलाम नहीं हैं और ना ही सिर्फ नर्चर की उपज हैं। हम दोनों का एक बेहतरीन मिश्रण है। 1809 के लेमार्क के सिद्धांत से करते हैं। लेमार्क? हाँ, लेमार्क का विचार बड़ा ही सीधा था। उनका मानना था कि कोई भी प्राणी अपने जीवन काल में जो भी विशेषताएं मेहनत से हासिल करता है वे सीधे उसकी अगली पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाती हैं। हाँ, और इसके लिए उन्होंने वो मशहूर जिराफ वाला उदाहरण दिया था। बिल्कुल, कि जिराफ ने ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खाने के लिए अपनी गर्दन को लगातार ऊपर की तरफ खींचा और पीढ़ियों तक ऐसा होता रहा और अंत में जिराफ की गर्दन लंबी हो गई। वन भर की मेहनत अगली पीढ़ी को विरासत में मिल गई। सुनने में कहानी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आधुनिक विज्ञान इस तरह से काम नहीं करता। मतलब लेमार्क का ये सोचना था कि बाहरी वातावरण का सीधा असर हमारे शरीर की संरचना पर पड़ता है। जो अंग ज्यादा इस्तेमाल होंगे वो विकसित हो जाएंगे। हाँ, और जो इस्तेमाल नहीं होंगे वो लुप्त हो जाएंगे। लेकिन विज्ञान तो तथ्यों पर चलता है ना। लेमार्क की ये थ्योरी आगे चलकर कई परीक्षणों में पूरी तरह से फेल हो गई। और यहीं पर मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आता है। अगर लेमार्क की बात सही थी तो फिर वीजमैन और वुडवर्थ के उस मशहूर प्रयोग का क्या? वो चूहों की पूंछ वाला प्रयोग? बिल्कुल। स्रोत के अनुसार उन्होंने कई पीढ़ियों तक चूहों की पूंछ काटने का प्रयोग किया था। अब अगर लेमार्क सही थे तो कुछ पीढ़ियों बाद बिना पूंछ वाले चूहे पैदा होने चाहिए थे ना। जाहिर सी बात है, लेकिन हर बार जो नया चूहा पैदा हुआ उसकी पूंछ पूरी तरह से सुरक्षित थी। इसका सीधा सा मतलब तो यही है कि हम जीवन में जो भी शारीरिक बदलाव करते हैं वे हमारे जीन्स का हिस्सा नहीं बनते। एकदम सही। मतलब सोचिए, अगर कोई जिम जाके बहुत अच्छी बॉडी बना ले तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि उसका बच्चा जन्म से ही 6 पैक एब्स के साथ पैदा हो। हाँ, वो तो बिल्कुल संभव नहीं है। चूहों की पूंछ वाला प्रयोग यही साबित करता है कि बाहरी शारीरिक बदलाव हमारे जेनेटिक कोड को नहीं बदल सकते। इसी खंडन के बाद विज्ञान को समझ में आया कि ये विरासत में गुण मिलने की प्रक्रिया कहीं अधिक गहरी है। और यहीं से विज्ञान के मंच पर एंट्री होती है आनुवांशिकी के असली जनक की, ग्रेगर जॉन मेंडल। अरे हाँ, मेंडल और उनके मटर के पौधे। बिल्कुल। 1856 से 1863 के बीच मेंडल ने साबित किया कि असल में गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर कैसे होते हैं। और उन्होंने इसके लिए कोई हाईटेक लैब नहीं चुनी। उन्होंने बस बगीचे की साधारण मटर ली, जिसे पाइसम सटाइवम कहते हैं। हाँ, उन्होंने लंबे और बौने मटर के पौधों को मिलाकर हाइब्रिड पौधे बनाए। लेकिन मुझे यहाँ इसके तंत्र को समझना है। स्रोत सामग्री में मेंडल के 2 मुख्य नियमों का जिक्र है। एक है प्रभाविता का नियम यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस, और दूसरा है पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। हाँ, तो मतलब कोशिका के स्तर पर ऐसा क्या होता है जो ये तय करता है कि कौन सा गुण दिखेगा और कौन सा छिप जाएगा? मैं समझाता हूं। जब मेंडल ने एक शुद्ध लंबे पौधे और एक शुद्ध बौने पौधे को मिलाया तो उन्होंने देखा कि पहली पीढ़ी के सभी पौधे लंबे हुए, बौनापन पूरी तरह से गायब लगा। अच्छा, तो यही प्रभाविता का नियम है। बिल्कुल। हर गुण के लिए 2 जीन्स की एक जोड़ी होती है। जब 2 अलग अलग जीन्स मिलते हैं
तो उनमें से एक ज्यादा ताकतवर या डोमिनेंट होता है और दूसरा कमजोर या रिसेसिव होता है। और जो ताकतवर है वही अपना असर दिखाता है। सही कहा। लंबाई का गुण डोमिनेंट था, इसलिए सारे पौधे लंबे हुए। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है कि ताकतवर गुण हावी हो गया। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि उस कमजोर यानी बौनेपन वाले गुण का क्या हुआ? क्या वो नष्ट हो गया? और यहीं पर मेंडल का दूसरा नियम, पृथक्करण का नियम, काम आता है। वो कमजोर गुण नष्ट नहीं हुआ था, तो वो कहाँ गया? वह बस छिप गया था। वो जेनेटिक कोड में पूरी तरह से सुरक्षित था। जब मेंडल ने उस पहली पीढ़ी के लंबे पौधों को आपस में मिलाया, जिनके अंदर बौनेपन का छिपा हुआ जीन था, तो अगली पीढ़ी में कुछ पौधे वापस बौने पैदा हो गए। अरे वाह! हाँ, पृथक्करण का नियम यही कहता है कि दबे हुए गुण कभी खत्म नहीं होते, वे बस अलग हो जाते हैं और सही जीन के साथ मिलते ही अगली पीढ़ी में अपना असली रूप दिखा देते हैं। ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे कंप्यूटर में कोई हिडन फाइल हो। मतलब वो स्क्रीन पर नहीं दिख रही है, लेकिन हार्ड ड्राइव में मौजूद है और कभी भी वापस आ सकती है। बिल्कुल सटीक एनालॉजी है ये। अब अगर हम पौधों से आगे बढ़कर इंसान की बात करें, तो स्रोत में वंशानुक्रम के 3 बहुत ही दिलचस्प नियम दिए गए हैं। पहला है समानता का नियम। लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस। हाँ, ये नियम कहता है कि बच्चे बिल्कुल अपने माता पिता के समान होते हैं। जैसे माता पिता वैसी संतान। ये नियम काफी हद तक सही है। एक प्रजाति हमेशा अपनी ही प्रजाति को जन्म देगी, लेकिन अगर प्रकृति सिर्फ इसी नियम पर चलती तो कोई बदलाव ही नहीं आता ना। हर कोई एक दूसरे की फोटोकॉपी होता। बिल्कुल, इसीलिए दूसरा नियम अस्तित्व में आता है, विभिन्नता का नियम। और ये विभिन्नता का नियम बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं भी यही सोच रही थी कि ऐसा कैसे हो जाता है कि गोरे माता पिता का बच्चा थोड़ा सांवला हो जाए या फिर सामान्य लंबाई वाले माता पिता का बच्चा बहुत लंबा निकल जाए। ये विभिन्नता दोनों माता पिता के अलग अलग जीन्स के मिक्स होने का नतीजा है। इंसान के शरीर में गुणसूत्रों के 23 जोड़े होते हैं। आधा हिस्सा पिता से आता है और आधा माता से। और जब ये मिलते हैं तो लाखों नए कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। एकदम सही। और सबसे बड़ी बात यह है कि यही विभिन्नता डार्विन के विकासवाद का असली आधार है। अगर ये विभिन्नता नहीं होती तो इंसान का इवोल्यूशन कभी नहीं हो पाता। ये तो काफी तार्किक है, लेकिन जो तीसरा नियम है ना, वो मुझे सबसे ज्यादा हैरान करता है। वो है प्रत्यागमन का नियम, लॉ ऑफ रिग्रेशन। हाँ, ये काफी दिलचस्प है। इसमें बताया गया है कि बहुत प्रतिभाशाली यानी जीनियस माता पिता के बच्चे औसत या कभी-कभी मंदबुद्धि भी हो सकते हैं। ये तो सामान्य सोच के बिल्कुल उलट है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये नियम प्रकृति के संतुलन बनाए रखने की एक प्रणाली है। प्रकृति हमेशा औसत की तरफ लौटना चाहती है। मतलब एक बैलेंस बनाए रखना चाहती है। बिल्कुल। अगर हर जीनियस का बच्चा उससे भी बड़ा जीनियस होता तो कुछ पीढ़ियों में इंसान की दिमागी क्षमता एक ऐसे स्तर पर पहुंच जाती जो शारीरिक रूप से शायद संभव ही नहीं होती। जीन्स हमेशा एक केंद्र बिंदु की तरफ खींचते हैं। यह वाकई गहरा तंत्र है। जूकस परिवार वाला अध्ययन, डगडेल ने 1877 में ये अध्ययन किया और पाया कि अपराधी पूर्वजों की आने वाली पीढ़ियों में ज्यादातर लोग अपराधी निकले। हाँ, और गोगार्ड का कलिकॉक सैनिकों पर अध्ययन भी कुछ ऐसा ही था। पर मुझे यहाँ एक बहुत बड़ी तार्किक खामी लगती है। क्या ये एक खतरनाक निष्कर्ष नहीं है? आप किस मायने में कह रही हैं? मतलब अगर एक परिवार पीढ़ियों से गरीब है, उन्हें शिक्षा नहीं मिल रही है, वे अपराध से घिरे समाज में रह रहे हैं, तो क्या ये ज्यादा तार्किक नहीं है कि उनके उस खराब माहौल ने उन्हें अपराधी बनाया, न कि उनके जीन्स ने? आपकी बात में 100% दम है, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यही उन शुरुआती अध्ययनों की सबसे बड़ी कमजोरी थी। है ना? मतलब उन्होंने गरीबी और माहौल को तो देखा ही नहीं। बिल्कुल। 19वीं सदी के अंत में वैज्ञानिकों ने जीन्स को कुछ ज्यादा ही ताकतवर मान लिया था। उन्होंने एक बहुत बड़े वेरिएबल को नजरअंदाज कर दिया था, और वो था वातावरण। हाँ, एक अपराधी पिता अपने बच्चे को जो माहौल देता है, वो माहौल बच्चे को अपराधी बनाता है, न कि सिर्फ उसका खून। और यहीं से विज्ञान में वातावरण की अहमियत समझी जाने लगी। तो अब हम इस पहेली के दूसरे हिस्से पर आते हैं, वातावरण। आमतौर पर जब हम वातावरण शब्द सुनते हैं तो दिमाग में पेड़ पौधे, मौसम और नदियां आती हैं। लेकिन मनोविज्ञान में इसका दायरा बहुत बड़ा है। एनास्टेसी की परिभाषा के अनुसार जीन्स के अलावा हर वो चीज जो हमें प्रभावित करती है वो वातावरण है। मतलब इसमें हमारा समाज, शिक्षा, परिवार सब आ गया। हाँ, ये बाह्य वातावरण है। लेकिन एक और हिस्सा है जो सबसे ज्यादा नजरअंदाज होता है, आंतरिक वातावरण। आंतरिक वातावरण मतलब जन्म से पहले का माहौल।
100%। एक गर्भवती माँ का स्वास्थ्य, उसका खान पान, उसका तनाव, ये सब आंतरिक वातावरण है। अगर माँ बहुत तनाव में है तो उसके शरीर में कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन्स बनते हैं जो सीधे बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। अरे बाप रे! तो इसका मतलब वातावरण का प्रभाव जन्म के बाद नहीं बल्कि पहले दिन से ही शुरू हो जाता है। बिल्कुल। इसे समझने के लिए मैं एक उदाहरण देती हूँ। मान लीजिए आप एक डिश बना रहे हैं। आपके पास जो सामग्रियां हैं वे आपके जीन्स हैं, लेकिन जिस ओवन में आप उसे पका रहे हैं उसका तापमान आंतरिक वातावरण है। बहुत उम्दा एनालॉजी है ना? सामग्री चाहे जितनी अच्छी हो, अगर ओवन का तापमान सही नहीं है तो डिश खराब हो जाएगी। एकदम सही। और बाह्य वातावरण का असर भी बहुत स्पष्ट है। गॉर्डन की एक स्टडी थी नदियों के किनारे रहने वाले बच्चों पर। खराब माहौल के कारण उन बच्चों का मानसिक विकास बहुत धीमा रह गया। मतलब जीन्स अच्छे होने के बावजूद माहौल ने उन्हें पीछे खींच लिया। हाँ, और बोआस का अध्ययन दिखाता है कि शारीरिक ढांचे में बदलाव भी वातावरण से आते हैं। कूले का अध्ययन बताता है कि महान व्यक्तित्व के निर्माण में समाज का बहुत बड़ा हाथ है। तो अब हम उस अंतिम सवाल पर आते हैं। इस पूरी लड़ाई में जीत किसकी होती है, जीन्स की या पालन पोषण की? मजे की बात यह है कि आधुनिक मनोविज्ञान मानता है कि ये कोई लड़ाई है ही नहीं। अच्छा? हाँ, ये दोनों की एक अत्यंत जटिल अंतःक्रिया का परिणाम है। इसे अंतःक्रिया का नियम कहते हैं। मैकाइवर और पेज ने भी यही कहा था। और इसे समझाने के लिए नोट्स में वुडवर्थ का एक गणितीय सूत्र दिया गया है, विकास बराबर वंशानुक्रम गुणा वातावरण, मतलब D = H × E। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बीच में जोड़ का निशान नहीं है बल्कि गुणा का निशान है। हाँ, मैंने भी ये नोटिस किया। अगर ये जोड़ होता तो इसका मतलब होता कि आप कमजोर जीन्स की भरपाई सिर्फ वातावरण बढ़ाकर कर सकते हैं, लेकिन गुणा का मतलब है कि दोनों का एक साथ काम करना जरूरी है। मैं इसे स्मार्टफोन के उदाहरण से समझाती हूँ। मान लीजिए जेनेटिक्स आपके फोन का हार्डवेयर है, प्रोसेसर, कैमरा, और वातावरण उसका सॉफ्टवेयर है। बहुत ही आधुनिक उदाहरण है। अगर आपके पास दुनिया का सबसे तेज प्रोसेसर हो लेकिन सॉफ्टवेयर में वायरस हो तो फोन चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं। दोनों का बेहतरीन होना जरूरी है। एकदम सटीक। और इसीलिए इनका योगदान कभी 50-50% नहीं होता। ये सापेक्षिक है। जैसे आंखों का रंग पूरी तरह जीन्स पर निर्भर है और भाषा पूरी तरह वातावरण पर निर्भर है। और इसे साबित करने के लिए फ्रांसिस गैल्टन ने जुड़वां बच्चों पर अध्ययन किए थे। एक ही जीन वाले बच्चों को अलग-अलग माहौल में रखकर देखा गया और अंतर बिल्कुल साफ दिखा होगा। बिल्कुल। बेहतरीन जीन्स के बावजूद सही माहौल के बिना प्रतिभा नहीं निखर पाई। तो आज ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि हमारे जीन्स हमें एक ब्लूप्रिंट देते हैं, लेकिन वातावरण उसे हकीकत में बदलता है। सही कहा। मनुष्य कोई मशीन नहीं है, बल्कि पीढ़ियों से चले आ रहे जेनेटिक कोड और आज के माहौल का एक निरंतर संवाद है। आज की इस चर्चा को मैं एक बहुत ही गहरे विचार के साथ खत्म करना चाहूंगी। हमने अभी वुडवर्थ के सूत्र की बात की, विकास बराबर वंशानुक्रम गुणा वातावरण। अब गणित का नियम कहता है कि किसी भी चीज को 0 से गुणा करो तो परिणाम 0 होता है। हाँ, ये तो तय है। जरा सोचिए, अगर किसी के पास एकदम आइंस्टाइन जैसा दिमाग हो पर उसका वातावरण पूरी तरह 0 कर दिया जाए तो उसका विकास 0 हो जाएगा। ये विचार ही रोंगटे खड़े कर देने वाला है ना? सवाल ये उठता है कि एक इंसान के लिए एक 0 वातावरण आखिर दिखता कैसा होगा? क्या हम अनजाने में कुछ लोगों के लिए वो 0 वातावरण तो नहीं बना रहे हैं? इस पर जरूर गौर कीजिएगा। अगर आज की क्लास हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।